आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरा भारत इस समय त्रस्त है और ये बात भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोरोना के इस दूसरे प्रहार ने हमारे देश के ग्रामीण इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कहीं ना कहीं 2020 में जो ग्रामीण इलाके हमारे देश के सुरक्षित रहे थे, अछूते रहे थे कोरोना के संक्रमण से, वो इस बार इसकी भयंकर चपेट में है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर हमारे देश के बड़े सेंटर्स, हमारे देश के बड़े महानगरों से शिफ्ट हो गई है, स्थानांतरित हो गई है और शिफ्ट होते हुए ये आ गई है हमारे ग्रामीण भारत की तरफ, उसी गांव की तरफ, उसी ग्रामीण भारत की तरफ जहां पर देश की 65% आबादी रहती है। और 65% का अर्थ होता है दोस्तों करीब करीब 90 करोड़ लोग। आप 90 करोड़ लोगों को अनदेखा नहीं कर सकते। ये बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं और वहां के स्थानीय प्रशासन से भी कहना चाहता हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ आंकड़ों की सहायता से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से ये दूसरी लहर हमारे गांवों को इफेक्ट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिनों पहले जब पंचायती राज दिवस था तो उसके अवसर पर यह बात कही थी कि भारत के गांव ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है समस्त संसार के सामने कि किस प्रकार से हमारे गांव में संक्रमण को नियंत्रित करके रखा गया। और ये कई मायनों में सत्य भी है। पहली लहर के दौरान वर्ष 2020 में जब ये पहली लहर आई तो उस दौरान हमारे गांव में वाकई में जागरूकता भी थी और कई मायनों में वो अपने आप को महफूज रखने में सफल भी साबित हुए कोरोना के संक्रमण से। लेकिन इस बार स्थिति विपरीत है। इस बार चूंकि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे सरकारों का और हमारे प्रशासन का भी जो ज्यादातर ध्यान है वो हमारे देश के महानगरों की तरफ रहा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली हो, वहां पर संक्रमण बढ़ा और अब बीते कुछ दिनों से वहां पर संक्रमण कम हो रहा है, मामले कम रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि मौत अभी भी ज्यादा हो रही है, मौतों का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है, कम से कम अगर मैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की बात होती है, लेकिन दिल्ली के आसपास जो हरियाणा के गांव हैं या फिर उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं उनकी बात नहीं होती। कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र की बात होती है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात तो होती है, लेकिन अन्य जिलों की बात नहीं होती जो ग्रामीण जिले हैं। या राजस्थान की बात होती है तो जयपुर की बात होती है, लेकिन राजस्थान में सीकर, बूंदी के कई जिलों की बात नहीं होती। ऐसी ही घटनाएं या ऐसी ही बातें हमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, समस्त भारत के इन तमाम राज्यों से और इनके ग्रामीण इलाकों से देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर इनका जिक्र नहीं हो रहा है तो फिर यहां पर संक्रमण नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि कोरोना का ये संक्रमण, कोरोना का ये वायरस हमारे गांव वालों को, हमारे देश के गांव में जो लोग निवास करते हैं, जिनकी संख्या या जिनकी हिस्सेदारी हमारे देश में 65% से ज्यादा की है, उन्हें कोरोना एक साइलेंट किलर की तरह मार रहा है, एक मूक हत्यारे की तरह उनकी जान ले रहा है। अब इसे आप क्या कहेंगे? मैं आपको दोस्तों कुछ आंकड़ों की मदद से यह समझाना चाहूंगा और फिर इसकी वजह की तरफ भी जाना चाहूंगा। एक दस्तावेज मैं आपके सामने लेकर आया हूं और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये 3 मई से लेकर 9 मई तक के आंकड़े हैं। इसमें कुछ राज्यों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि डेली जो नए मामले रिपोर्ट हो रहे थे उसमें वहां के ये जो निम्नलिखित मैं आपके सामने राज्यों के नाम लूंगा, इनका जिक्र करूंगा, वहां पर उनके ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी उनके टोटल मामलों की इस पिछले एक सप्ताह के दौरान 3 से 9 मई के बीच कितनी रही है। कुछ चरणबद्ध तरीके से मैं आपको राज्यों के नाम बताऊंगा। जैसे इसमें छत्तीसगढ़ है,
छत्तीसगढ़ में 89% हिस्सेदारी रही है वहां के रूरल इलाकों की। रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने केसेस आए और टोटल पूरे छत्तीसगढ़ में 3 से 9 मई के बीच जितने केसेस आए उसमें ग्रामीण इलाकों की या छोटे शहरों की जो स्मॉल टाउन्स होते हैं उनकी हिस्सेदारी 89% की रही, 89% की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 79% का हो गया, बिहार में 76% का हो गया, ओडिशा में भी 76% का था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में यह आंकड़ा 72% का था, उत्तर प्रदेश में 65% का था, जम्मू और कश्मीर में भी 65% का था, कर्नाटक में 44% का था। ये मैंने जो आपको बातें बताई यानी कुल केसेस जो इन राज्यों में रिपोर्ट हुए बीते एक सप्ताह के दौरान उसमें इतनी ज्यादा हिस्सेदारी थी। और आप देख सकते हैं कि एक अगर कर्नाटक को अगर मैं यहां पर छोड़ूं, जितने राज्यों का मैंने नाम लिया वहां पर सब जगह 60% से ज्यादा केसेस जो आए उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के थे। यानी ये संक्रमण किस गति के साथ ग्रामीण भारत में फैल रहा है, ये संकट की घंटी है हमारे लिए, क्योंकि ना तो हमारे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही हमारे गांव में स्वास्थ्य की जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी ढांचा तक वहां पर उपलब्ध नहीं है, वो विकसित ही नहीं किया गया। ऐसे में हमारे गांव कोरोना का ये दंश कैसे झेल पाएंगे। इसके अलावा पंजाब में अगर मैं बात करूं तो वहां पर 22 गांव ऐसे हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है या फिर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये कल ही खबर आई। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एसबीआई की एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार भी आप समझिए, इन्होंने कहा है कि अगस्त 2020 में ग्रामीण जिलों की हिस्सेदारी रोजाना के मामलों में 54% की थी और ये इस महीने तक, अगर इस महीने से पहले की मैं बात करूं तो तब तक सर्वाधिक था 54%। लेकिन इस महीने की शुरुआत में अगर मैं बात करूं यानी मई में अभी तक ये जो हिस्सेदारी है ग्रामीण क्षेत्रों की ये 50% की हो गई है। यानी जो हिस्सेदारी अगस्त 2020 में 54% की थी करीब करीब, वो उसके बाद डिक्लाइन के मोड में आई, लेकिन अब मई के महीने में ये फिर से एक बार 50% को छू गई है। और अभी तो ये मैं कुछ शुरुआती आंकड़े बता रहा हूं, इस महीने तक हो सकता है इसके पार भी हो जाए, या हो सकता है पहले ही 50 के पार चली गई हो। यानी देश में रोजाना जितने मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो गई है। यह एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में इसी एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताऊं तो इन्होंने कुछ राज्यों का जिक्र किया है, या ऐसे समझिए कि देश के 15 ऐसे जिले हैं जो कि अप्रैल के अंत तक, इसी अप्रैल माह के अंत तक सर्वाधिक तौर पर प्रभावित थे। ये हमारे देश के ग्रामीण जिले हैं। इसमें राजस्थान का जोधपुर आता है, इसमें आंध्र प्रदेश का चित्तूर, अनंतपुर, प्रकाशम, श्री काकुलम और गुंटूर आता है। इसमें महाराष्ट्र का बुल्ढाना, अहमदनगर, सतारा, सांगली, सोलापुर, चंद्रपुर आता है। इसमें केरल का पलक्कड़ और कोट्टायम आता है। इसमें कर्नाटक का हसन जिला आता है। ये वो 15 जिले हैं जो कि ग्रामीण जिले हैं हमारे देश के, और ये अप्रैल के अंत तक सर्वाधिक तौर पर प्रभावित थे। अब आप सोचिए कि अगर ये 15 जिले अप्रैल के अंत तक प्रभावित थे तो इनकी संख्या तो और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देश में गांव की स्थिति बहुत बदहाल है, ऊपर से तालाबंदी भी है। गांव का रोजगार भी इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब मैं आपको दोस्तों इस वीडियो के हिस्से में बताना चाहूंगा दरअसल एक और अहम बात, और वो अहम बात यह है दोस्तों कि जिस प्रकार से वृद्धि देखी जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसमें आखिर कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। देखिए सबसे पहला कारण यह है दोस्तों कि लोगों में अभी भी, विशेष रूप से अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों की या वहां पर जो गांव वाले रहते हैं, उनमें अभी भी जागरूकता की कमी है। अभी भी वो कोरोना को एक सामान्य खांसी, जुकाम, बुखार समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमी है, इसीलिए वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। और जब जागरूकता नहीं है, जब पूरे अच्छे तरीके से उन्हें ज्ञान ही नहीं है इस पूरी महामारी के विषय में, इसके संदर्भ में, तो इसके बाद वो लोग किसी भी रूप में, एक बड़ा तबका ऐसा है ग्रामीण भारत में रहने वाला जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ही नहीं कर रहा है। खैर ये बात तो हम शहरों पर भी लागू कर सकते हैं, लेकिन चूंकि शहर में बेहतर प्रशासन की व्यवस्था होती है, बेहतर रूप में वहां पर पुलिस होती है, कई कई जगह अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जाती है, इसलिए वहां पर कानून को
लागू कराने में सरलता महसूस होती है, सहज हो जाता है। लेकिन ग्रामीण भारत में तो ना तो इतनी सुविधाएं हैं, ना ही वहां पर प्रशासन की तैनाती इस स्तर पर की जाती है या पुलिस की तैनाती स्तर पर की जाती है कि वहां पर कानून को लागू कराया जाए। तो पहला कारण हो गया जागरूकता। दूसरा कि वहां पर डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का नहीं किया जा सकता, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण दोस्तों पलायन है, जो ये माइग्रेशन हुआ। पिछले बरस भी आपने देखा कि जब लॉकडाउन पहली बार लगाया गया तो उसके बाद माइग्रेशन हुआ और उसके बाद संक्रमण धीरे धीरे हमारे गांव में पहुंचा। लेकिन इस बार भी दोस्तों यही हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत के चुनाव हुए, बीच बीच में कई छोटे मोटे उपचुनाव भी हुए कई राज्यों में। तो वहां पर आप जानते हैं दोस्तों हमारे देश का चरित्र कि लोगों को दूसरे राज्यों से कॉल कर करके किराया दे देकर बुलाया जाता है कि आप एक वोट दे दीजिए। और जब वो आते हैं तो ना तो उनकी कोई टेस्टिंग होती है, ना ही उनकी कोई आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, ना ही कोई एंटीजन टेस्ट होता है। और जब वो आ जाते हैं तो वो साइलेंटली, एक साइलेंट किलर की भांति वो लेकर आते हैं संक्रमण को, और उसके बाद फिर उसका जो व्यापक असर होता है वो देखने को मिलता है। तो एक ये कारण हो गया कि पलायन का बड़े स्तर पर, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की घोषणा जैसे अभी भी शुरू हुई धीरे धीरे, अप्रैल के माह से अगर मैं बात करूं, तो उसके बाद भी आप देखिए कि लोगों में जो आशंका थी वो अपने घरों की तरफ आए। जो श्रमिक हैं वो अपने गांव की तरफ लौटे हैं, एक साइलेंट किलर की भांति। इसके अलावा कुंभ और होली जैसे त्योहार, और आज ईद का भी त्योहार है। तो हमारे देश में जो ये त्योहार मनाए जाते हैं उसमें भी किसी भी प्रकार से कोई, इस महामारी के दौर में ये अप्रत्याशित स्थिति है, त्योहारों के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कम से कम समय देखकर और नियमों का पालन करते हुए त्योहारों को मनाना चाहिए। त्योहारों की गरिमा भी मेंटेन रहे और साथ ही साथ लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ ना हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। मास स्केल पर क्राउड को गैदर किया जाता है और फिर वहां पर आप कैसे किसी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाएंगे? वहां तो संभव हो ही नहीं सकता जब आपने भीड़ इकट्ठा कर दी। इसके अलावा एक बड़ा कारण और है दोस्तों, और वो ये है समाज का डर। गांव के भीतर जो लोग रहते हैं उनमें ये इस बात का एक डर है, भय है समाज का कि अगर वो कोरोना का टेस्ट कराते हैं और फिर अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर वो आइसोलेट कर दिए जाएंगे, उन्हें एक पृथकवास में रख दिया जाएगा, उन्हें अकेले एकांत में रख दिया जाएगा और फिर समाज में, उनके आसपास के लोगों में उनकी इज्जत नहीं रहेगी, उनका जैसे बहिष्कार कर दिया जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है एक बड़े तबके को, लिहाजा वो अपना टेस्ट ही नहीं कराने जाते। और जब स्थिति गंभीर हो जाती है, जब उनमें सांस लेने जैसी तकलीफ उनमें आती है, समस्या उनमें उत्पन्न होती है, तो इसके बाद उन्हें भर्ती कराया जाता है। लेकिन बहुत बड़े मामलों में, ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि गांव वालों की जान नहीं बचाई जा सके। यह सबसे दुखद पहलू है। अभी हाल ही में दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं आपस में, वहां पर गंगा नदी में और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में भी, हमीरपुर जिले और कानपुर जिले के बीच में भी शव, अधजले शव तैरते हुए मिले हैं, बहते हुए मिले हैं, जिन्हें अधजली अवस्था में उन्हें प्रवाहित किया गया। और बहुत सारे स्थानीय ग्रामीण इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि चूंकि जिन लोगों ने उनको प्रवाहित किया उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अंतिम संस्कार कर सके, लिहाजा उन्होंने, और प्लस कोरोना का भी उनको डर था, कई जगहों में कोरोना का डर था, कई जगह में पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने सीधा नदी में ही बहा दिया। ऐसा हमीरपुर कानपुर में हुआ उत्तर प्रदेश के, या गाजीपुर में, या फिर बलिया जिले में ऐसी खबरें सामने आई, बिहार में सीवान से ऐसी खबरें सामने आई, बिहार में बक्सर से ऐसी खबरें सामने आई, और भी कई जिलों से, मध्य प्रदेश में भी नदियों में शवों की मिलने की एक प्रकार से सिलसिला वहां पर भी जारी है, जिनका प्रशासन एक प्रकार से अंतिम संस्कार कर रहा है। लेकिन प्रशासन भी अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, स्थानीय ग्रामीण अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन प्रशासन का जो पॉइंट है वो ये है कि चूंकि शव बहुत दिन पुराने हैं, इसलिए उनमें अच्छे तरीके से उनकी पहचान भी नहीं हो पाई और उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें भी कोई कारण साफ नहीं हुआ। ये प्रशासन का बयान है। लेकिन सच बात यही है कि वाकई में हो सकता है कि वो कोरोना की आशंका के चलते ही उन्हें बहा दिया गया हो, और ये कितना घातक हो सकता है आप सोचिए। शवों से आने वाली दुर्गंध और भी नई नई बीमारियों को जन्म दे सकती है, ये कितना घातक हो सकता है। इसके अलावा एक कारण और है दोस्तों, और ये कारण सबसे अहम है। गांव में चूंकि दोस्तों सुविधाओं का अभाव होता है, आप जानते हैं कि वहां पर जिस प्रकार से, अभी तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड्स, नॉर्मल बेड्स तक की
किल्लत है, तो गांव में तो आप सोचिए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वहां पर ये सब चीजें कैसे मुहैया होंगी। प्लस गांव के भीतर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं देश के, वहां पर ऐसे सैकड़ों जगह आपको दिखा दूंगा, सैकड़ों जगह आपने देखी भी होंगी कि गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या तो उस पर ताला लगा हुआ है या फिर वहां पर वो बेसिक सुविधाएं भी मौजूद नहीं है, वहां पर एक बुनियादी उपचार भी वहां पर नहीं हो पा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जो या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो इतना दूर होता है कि ग्रामीणों को वहां जाने में तकलीफ होती है। कई बार यातायात के साधन नहीं मिलते, कई बार और भी अनेक समस्याएं होती है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि गांव में संक्रमण फैल रहा है। इसलिए अब इसका सोल्यूशन यही है कि गांव में सबसे पहले, हालांकि अभी खबरें आई है कि कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने की, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की किट्स बांटी गई है, जिसमें कुछ दवाइयां उसमें हैं विटामिन की, और उसमें जिंक की भी कुछ गोलियां हैं, आर्सेनिक की भी उसमें कुछ गोलियां दी जा रही है। लेकिन ये क्या पर्याप्त है और ये क्या सभी को दी जा रही है, ये भी देखना होगा, ये सुनिश्चित कराना होगा। साथ ही साथ प्रशासन को बहुत ज्यादा परीक्षण कराने होंगे, बहुत ज्यादा टेस्टिंग करानी होगी, गांव में ट्रेसिंग करनी होगी सही मायनों में, तभी गांव में ये कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि गांव में जागरूकता की अभी कमी है। साथ ही साथ गांव वाले फोन को बहुत इस्तेमाल करते हैं, भले ही हो सकता है इंटरनेट का इस्तेमाल ना करते हो एक बड़ी संख्या के लोग, लेकिन फोन का तो इस्तेमाल करते हैं। तो फोन में वहां की स्थानीय भाषा के उपयोग के साथ, उसके प्रयोग के साथ, फोन में जिस प्रकार से हम लोग के मोबाइल फोन पर मैसेज आता है, कॉल एक जो आप जानते हैं कि आता है कि कोरोना संक्रमण अभी गया नहीं है, आपको सावधानियां बरतनी है, उसी प्रकार से वहां की क्षेत्रीय भाषा में या किसी बोली में उनको भी इस बात की जागरूकता फैलाई जाए, इस मैसेज को कन्वे किया जाए कि कोरोना एक महामारी, एक कोई सामान्य रूप से खांसी जुकाम या बुखार नहीं है। एक कम्युनिकेशन का जो गैप है, ये भी गांव में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है अगर उस गैप को फिल कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे डॉक्टर्स और हमारे प्रशासन के लोग जो गांव में जाने से डरते हैं, मीडिया के लोग भी गांव में जाने से डरते हैं। अभी हाल में ही कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने, लेकिन ये तभी सामने आई हैं जब हमारे देश में या हमारे देश ने देखा कि गांव में संक्रमण बढ़ रहा है। और ऐसा हो रहा है कई जगहों में कि हर एक घर में एक मौत कम से कम हो रही है, कम से कम 2 या 3 घर छोड़कर एक मौत तो कम से कम हो रही है। और फिर गांव वालों में इस बात की भी आशंका है कि हो सकता है उनको इन्फ्लुएंजा के लक्षण आ रहे हो और सुबह देखा कि उनकी मौत हो गई। गांव वाले अभी इसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो पहचान नहीं कर पा रहे कि कोरोना के लक्षण क्या है और सामान्य टाइफाइड के या फिर इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या है। ये जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि गांव में ऐसी सैकड़ों खबरें, ऐसी सैकड़ों रिपोर्ट सामने आई है। शायद इस सरकारी आंकड़ों में ये दर्ज होती है मौतें कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हर घर में कोहराम मचा है। और गांव में एक बड़ी आबादी में कम से कम 40 से 50% लोगों में उस लक्षण प्राप्त किए जा रहे हैं, वो लक्षण पाए जा रहे हैं जो कोरोना के होते हैं। इसलिए हमारे प्रशासन को मुस्तैद होने की आवश्यकता है, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज को अपनी सेवाएं गांव में भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि वैसे हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज इस समय बहुत शिद्दत के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक तबका है जो कि गांव में नहीं जा रहा है। और गांव वालों को अगर नहीं देखा गया तो फिर यह संक्रमण और ज्यादा विकराल रूप लेगा और ये दुनिया के लिए एक वैश्विक संकट के रूप में उत्पन्न भी हो सकता है, क्योंकि 90 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। एक बात और मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि गांव में भी बड़े स्तर पर कालाबाजारी होती है, बड़े स्तर पर वहां पर भी एक प्रकार से नकली दवाइयां, जाली दवाइयां बेची जाती हैं। इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्रशासन को मुस्तैदी की जरूरत है, शासन को मुस्तैदी की जरूरत है और लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है, तभी इस महामारी से हम कंट्रोल पा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।